नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए 12 जून को जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा सही कालानुक्रम है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य में को बैठाना है। तो देखिए शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी के आसपास केरल में हुआ था और इनका 1017-18 में हुआ था रामानुजाचार्य का जन्म। और जो चैतन्य थे, इन्हें निमाई पंडित कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1486 में हुआ था और नादिया जिले में भी बंगाल में। और शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के संपादक थे, जबकि रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक थे। तो इस हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले शंकराचार्य आएंगे, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलिए, और इसके साथ ही यह बात है कि 4 मठ जो है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 4 मठ, एक जो है कि बद्रीनाथ में मठ स्थापित किया गया था, ज्योतिपीठ, और शारदा पीठ जो है स्थापित किया था, द्वारका में स्थापित किया गया था, और पुरी में जो है गोवर्धन मठ, और मैसूर में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी? तो जैन संघ से कौन संबंधित थे? तो विवेकानंद नहीं थे और भगत सिंह नहीं थे। महावीर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने पावा में स्थापित की थी। तो यह जो है कि पावा में स्थापित किए थे। और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। देखिए ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछ लेगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे और दूसरे कौन थे। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। लेकिन पीसीएस भी क्या है ना, आपको सीक्वेंस बैठाने को दे सकता है, या तो फिर जो है कि मिलान करने के लिए दे सकता है। तो इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राजा महेंद्र वर्मन ने किस नाटक की रचना की थी? तो राजा महेंद्र वर्मन पहले देखेंगे, ये पल्लव शासक थे। पल्लव शासक थे और ये पहले जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जो है कि एक संत थे अपार, अपार के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। शैव धर्म को अपना लिया था क्योंकि अपार जो थे वो नयनार संत थे। और जो राजा महेंद्र वर्मन थे, उन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। तो 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा जाता है? तो दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। एक जो है कि अभिलेख है, उसका नाम है कि राजा मुंदरी अभिलेख में इन्हें कहा गया है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये तुगलक वंश के शासक थे। इनको जो है पागल सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो मतलब कि इनके विपरीत, निर्णय जो है विपरीत पड़ गया था। जैसे खुरासान और कराची का अभियान करना, खुरासान और कराची का अभियान करना, और इसके साथ ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, और इसके साथ ही जो है राजधानी परिवर्तन करना, कैपिटल परिवर्तन कर देना, और उसके बाद जो है कि 2 आप में कर वृद्धि कर देना। इन सब कारणों से जो है इनको पागल बादशाह कहा जाता है कि ये जो है जो भी कार्य किए सब इनके विपरीत हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो देखिए तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा 1563 में समाप्त कर दिया गया था। और इसके साथ ही अकबर ने कुछ अन्य कार्य किए थे, जैसे 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया था। दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में हरम दल तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। और 64 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। और इसके साथ ही 1582 में जो है दीन इलाही की स्थापना की थी। और 1583 में इलाही संवत की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना था? तो महावीर स्वामी के बाद जो मृत्यु के बाद है, कौन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना था? तो आप ये देखिए, जब महावीर स्वामी जब थे, उनके काल में 12 गणधर नियुक्त किए गए थे जैन धर्म में, लेकिन 11 की मृत्यु उनके काल में हो जाती है। केवल सुधर्मन बचे रहते हैं, तो उन्हीं को जो है जैन संघ का प्रमुख बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की प्रस्तावना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना सोचते थे कि अगर खिलाफत आंदोलन में खड़े हो जाएंगे तो इससे मुसलमान जो है बढ़ जाएंगे। और खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के खलीफा के लिए किया गया था, मुसलमानों के लिए आंदोलन, ये 1919 में किया गया था। और गांधी जी का उद्देश्य यह था कि हमें जो है कि असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का हिस्सा लेना है, तो पहले उनका जो है सहयोग करना जरूरी है। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन में उन्होंने समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस मिसाल में 8 नंबर, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं मिला पाए, ये एचिंसन ने कहा था। और कब कहा था? खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, 1904 में लगातार भारत में स्वशासन, तो 1906 में हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो उसमें दादा भाई नेहरूजी ने कहा था कि स्वशासन की बात पर बल दिया था। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो देखिए स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने भी चलाई थी और गुप्तों ने भी चलाई थी। लेकिन कुषाणों का जो है कि जो मुद्रा था उसकी उत्कृष्टता, उसका जो है कि मूल्य अच्छा था, उसकी शुद्धता अच्छी थी। तो इसमें जो है कि ऑप्शन के हिसाब से कुषाण हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित
सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? देखिए तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, लेकिन जो है कि आपका कौशाम्बी नहीं था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी फारसी थी। इसके साथ ही जो मुगल भाषा थी मुगल काल में, तो वो भी जो भाषा थी वो भी फारसी थी। तो यह याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की, APCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म जो है किसने शुरू किया था? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और 1582 में दीन इलाही ग्रंथ की स्थापना की गई। दीन इलाही को स्थापित किया गया था और इलाही संवत जो है 1583 में, और 1585 में जो है राजधानी परिवर्तन करके लाहौर ले गया था। अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था? तो देखिए गुलरुखी के उपनाम से दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश में शासक था, तो सिकंदर लोधी, वो लिखता था। इसके साथ ही सिकंदर लोधी कुछ अन्य काम किए थे, जैसे एक पैमाना भूमि पैमाइश के लिए स्थापित किया था, गज सिकंदरी था, उसको स्थापित किया था। इसके साथ ही आगरा शहर को बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। और ये जो है कि मुसलमानों को जो है कि कई ज्वाला देवी का जो मंदिर था उनको तोड़वा करके मुसलमानों को जो है कि उसको मांस तोड़ने के लिए, उनको बाट के रूप में प्रयोग करने के लिए दे दिया था। नेक्स्ट है, दीवानी खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दीवानी खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके साथ ही देखेंगे दीवानी खैरात के साथ साथ दीवाने इस्तिहाक और दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की थी, और दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की थी, और जो है कि इसके साथ ही दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। तो ये सब जो है कि इनके द्वारा किया गया था। दीवान ए बंदगान जो है दासों के लिए किया गया था। दीवान ए इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग था, जबकि दीवान ए खैरात जो था यह दान विभाग था। चलिए तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का विजय करने के लिए मिशन अलाउद्दीन ने किसको सौंपी थी? तो मलिक काफूर को सौंपी थी। इसे 1000 दिनार में खरीदा था, और यह दास के रूप में जब बेचा जा रहा था इसको 1000 दिनार में खरीदा था, और इसी नाम से उसको 1000 दिनारी नाम भी पड़ गया था। तो आप यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 दिनारी कौन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहने वाला सुल्तान। तो देखिए सिकंदर की तरह जो है यह भी विश्व विजय करना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और इसने जो है कि कई बार जो है कि कोशिश भी की, लेकिन अपने किसी खास दोस्त के कह देने के कारण जो है यह प्रथा त्याग दिया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, क्योंकि ये जो है कि इसमें बाजार नियंत्रण करने का कारण यह था कि ये सैनिकों को नकद वेतन देते थे, और वेतन जो था कम था। तो इसलिए जो है कि वो सोचता था कि अगर हम नकद वेतन दे रहे हैं और कम दे रहे हैं, तो इससे जो है भ्रष्टाचार न पनपे और इनकी जो आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। तो एक मूल्य निर्धारण कर दिया गया था, तो उससे जो है ज़्यादा मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेची जा सकती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए बाल विवाह प्रथा जो है गुप्त काल में प्रारंभ की गई थी, और गुप्त काल में सती प्रथा भी का पहला प्रमाण भी देखने को मिलता है एरड़ अभिलेख में। एरड़ अभिलेख था एक, वहाँ पर मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के मर जाने पर उनकी पत्नी को के द्वारा सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, उस्ताद अहमद अली नहीं है, अमजद अली है। अमजद अली है। तो अमजद अली किससे संबंधित हैं? तो यह सरोद से संबंधित हैं। और देखिए बांसुरी कौन कौन बजाता था? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो है आपके चलाते थे। इसके साथ ही तबला कौन कौन? जाकिर हुसैन और किशन महाराज जो थे, यह दोनों चलाते थे। सितार जो है रविशंकर चलाते थे सितार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का टैगोर पूरन सिंह को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उमाकांत और रमाकांत गुरेचा बंधु क्या हैं? यह ध्रुपद गायन से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो यह पर्ल हार्बर में आक्रमण हो जाने के कारण अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका जो है 1939 से प्रारंभ हुआ था, 1945 में तक चला था। 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है लिटिल बॉय और फैट मैन को, तब जाकर के युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके प्राय संबंधित माना जाता है? तो यह किससे संबंधित माना जाता है? एल्फिंस्टन से संबंधित माना जाता है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड आपका रखता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित होती है, जिसमें यह पूरी तरह घुल जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न होने वाला पद है? तो देखिए एटीपी का जो निर्माण होता है एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 36 और 2 में डिवाइड होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो क्रेब्स चक्र में होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। तो देखे होंगे कि उनकी जो विद्युत धारा होती है विद्युत मोटर की,
तो विद्युत मोटर की जो धारा होती है, अगर उनको वोल्टेज कम मिलता है तो वह जो है कि जल जाते हैं। कारण यह है कि उनका जो है कि एक लिमिट बन जाता है कि वे अधिक मात्रा में विद्युत धारा को खींचते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण वह मोटर चलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए देखे होंगे कि अगर आप कोई मशीन घर पर लगा देते हैं, कोई मोटर जैसे जो विद्युत से चलता होगा, तो जैसे आप टुल्लू पंप को ही ले लीजिए या जेट पंप को ले लीजिए, तो उनको कम उस पर चलाएंगे वोल्ट पर, तो जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक लाल कांच की वस्तु को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अंधेरे में चमकने न लगे, तो उसे रंग कैसा होता है? तो हरा रंग होता है। 28 का सी हो जाएगा, ऑप्शन 28 का सी। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा देखिए किसमें होती है, या जिसमें तरंगदैर्घ्य कम होता है, और तरंगदैर्घ्य जिसमें ज़्यादा होगा और तो उसमें ऊर्जा कम होती है। तो आपका तरंगदैर्घ्य किसमें ज़्यादा होता है? लाल में। तो यह जो है कि आपका गलत हो जाएगा। तो नीला प्रकाश इसमें से सबसे कम होता है, तो आपका इसी में ऊर्जा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का सबसे मेन कारण यह है कि इसके आपतन कोण का मान जो होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रकाश होता है वह हमेशा जब सघन से विरल में जाएगी तभी होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सघन से विरल में जाती है। नेक्स्ट है, भौतिक के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो यह परिचय आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन 31 का ए हो जाएगा। तुल्यमाली मापी उपग्रह का परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे की होती है। जितने समय में एक दिन और रात होते हैं तो उसे तुल्य मापी उपग्रह के बराबर होते हैं। कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल देखेंगे तो सिट्रिक अम्ल होता है, या साइट्रिक कहते हैं। तो 33 का ए हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल में कौन कौन से आते हैं? संतरा और नींबू आता है। संतरा और नींबू जो होता है ये साइट्रिक अम्ल में आते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में देखिए क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोम मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकिल, और इसके साथ कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए केवल क्रोमियम है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और वेल्डिंग के लिए। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन आपके ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाने से संबंधित है। 36 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है? तो फिनाल का उपयोग बैकेलाइट में किया जाता है। 37 का डी। नेक्स्ट है, जल निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? तो जल निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? रिसाइकल होता है। रिसाइकल आपका किसमें है? डी ऑप्शन में है, पुनर्चक्रण। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अत्यधिक होने के कारण अनुर्बल होता है? तो यह जो है आपका लेटेराइट मृदा होती है। और लेटेराइट मृदा जो है कि चाय की खेती के लिए और मसाला की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, और हिमालय तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही पहली नदी घाटी परियोजना बनी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आप यह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समझ विवाद उठाया गया था, तो यह किस पर है? ये झेलम नदी पर है। तो आपका 41 का झेलम नदी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, झेलम नहीं, चिनाब नदी पर है। तो आपका 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदाबहार क्रांति भारत के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई थी। यह किसके काल में आई थी? तो ये में स्वामीनाथन के कारण आई थी। और सदाबहार क्रांति जो है, या हरित क्रांति 1966 से 1967 के बीच हुआ था जन्म। नेक्स्ट है 43 नंबर, चावल में खेती के उन जगहों पर होती है जहाँ, तो देखिए चावल की खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये तकला मकान मरुस्थल आपका चाइना में है, और यह एक ठंड मरुस्थल है। ठीक है, चलिए। और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में काजिरकुम और काराकुम मरुस्थल पाए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है? तो ये शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल जो है आपका, इसमें अरब मरुस्थल, काला मरुस्थल, हारी मरुस्थल और अटकामा मरुस्थल, ये सब जो है कि गर्म मरुस्थल, जो कि पेंटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, और यह ठंडा मरुस्थल या शीतोष्ण मरुस्थल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 46 नंबर है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भारी वर्षा देखिए इसमें जो है कि शीतकाल के समय होती है। तो 46 का सी आपका सही हो जाएगा। और विंटर वेकेशन में जो है कि यहाँ पर वर्षा होती है, और सूखा कब पड़ता है? ग्रीष्मकाल में। तो विंटर जो होता है आपका वेट होता है, और ग्रीष्मकाल जो होता है यह ड्राई होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, IIT CGET के बारे में। अंतर्उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण में स्थानांतरण संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो यह आपका कौन सा क्षेत्र है? यह आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट। ये तीनों जगह जो है IIT CGET की संभावना बनती है, प्राप्त होती है वर्षा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एक डायमंटेना स्थित है? तो डायमंटेना तो जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है, जबकि मेरियाना गर्द और टोंगा ये सब जो है प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो ये इसमें देखेंगे चूना पत्थर जो है मुख्य संगठक है।
और क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार ने किस एक के संयुक्त उपक्रम है? तो भिलाई जो है आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से किया गया था, तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला का भी किया गया था। जो राउरकेला है यह उड़ीसा में पड़ता है और यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जबकि दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में किया गया था और यह जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम केवल एक जगह मिलता है, ललितपुर में, झांसी के पास है, जो 3 तरफ से एमपी से घिरा है। तो 51 का सी हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में किसमें नाभिकीय ईंधन होता है? भारत में जो प्रचुर मात्रा में होता है वो थोरियम पाया जाता है, तो 52 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भूतापी ऊर्जा का स्रोत आपको जो है कि यह गंगा डेल्टा में नहीं होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर है, संभाव्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह संभाव्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो भूगोलवेत्ता थे फ्रांसीसी विडाल डी ब्लास ने की थी। यह जो है फ्रांसीसी के थे और जो है कि इसको संभाव्यवाद को संभावनावाद किसने कहा था? फेब्रे ने किया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो यह नक्षत्र कहा जाता है। 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका शुक्र है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के समान नीला है और गर्म होता है ये भी। और इसे जो है कि प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है और प्रेशर कुकर के साथ साथ जैसे जो है कि भोर का या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और बुध एक ऐसा ग्रह, बुध और शुक्र, जिसके पास जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है 57 नंबर, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से है। 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है? तो भोपाल गैस दुर्घटना आपको 3 दिसंबर 1984 में घटित हुई थी और यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, पीसीएस से लेकर के, लोअर पीसीएस से लेकर के एसएससी में, और यह आता रहता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर आयोग का। तो यह आप ध्यान दीजिएगा और ऑप्शन के देखेंगे तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट ए ऑप्शन में है, यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार से अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है आपको। तो सबसे बड़ा आपका जो रहेगा वो पहले आएगा, तो आप इसमें देखेंगे पीर पंजाल सबसे बड़ा है और ऑप्शन यही में है, तो आप इसको लगा सकते हैं। पीर पंजाल के बाद कारबूत के बाद नाथुवाड़ी के बाद बर्देवाड़ी। नेक्स्ट है 60 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो देखिए सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपका कोच्चि में है, जो केरल में पड़ता है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है 4 महानगरों से संबंधित है और 4 महानगर में दिल्ली आते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कपास मिल जो है कपड़े से संबंधित है, सूती वस्त्र इससे बनते थे और सूती वस्त्र जो है आपका पहली मिल जो स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, तो वहाँ पर जो है वो जो है सफल नहीं हो पाई थी, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 62 का डी, और ये फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रोल रसायन कारखाना जामनगर में स्थित है और जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन 63 का ये हो जाएगा। कुछ तो इसमें जो है कि पूर्ण लाभांश की बात की गई है, तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, तो आपका 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के देशों में सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स श्रेणीकृत किसमें प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है आपका विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और 2021 में जो जारी किया जाता है, तो इसमें भारत का रैंक 140 था और इसमें जो है कि भारत का इसके पहले 2020 में 112 था, जिसमें 28 अंकों की गिरावट आई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन किसका है? तो यह जो है कि विश्व बैंक IMF से संबंधित होता है, तो इसमें तो आपका है नहीं 66 नंबर में, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक डाल सकते हैं, 66 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिल करके विश्व बैंक का गठन करती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये तीनों मिल करके जो है इसकी स्थापना करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर, व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, निम्नलिखित में से किससे इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो देखिए इसकी जो है घोषणा आपका विश्व बैंक के द्वारा की गई है। व्यापार फिर से एक बार देख लेते हैं, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, तो यह इस रैंकिंग की घोषणा कौन करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा व्यापार किया जाता है। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में किस मुद्रा को शामिल करने की बात की गई है? तो रेनबिम्बी को, रेनबिम्बी जो है चाइना की मुद्रा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है, यह किससे संबंधित है? तो यह सब जो है आपके WTO से संबंधित है। WTO का मुख्यालय जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, WTO WHO दोनों का मुख्यालय।
नेक्स्ट है विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में किसके साथ सहयोग करता है? तो WTO जो है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन के साथ सहयोग करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना देखिए काठमांडू में हुई थी और 1985 में 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, 1985 को। तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। तो ऑप्शन आपका जो है ये सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश का सदस्य नहीं है? और हाँ, सार्क में जो है सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य हैं, जबकि आसियान में 10 सदस्य होते हैं, इसमें 8 सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत जो है सार्क का सहयोग वो है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया और अफगानिस्तान हो गया। ठीक। नेक्स्ट है, इसमें देखिए म्यांमार नहीं शामिल है सार्क में। और आसियान में देखिए कौन कौन से शामिल होते हैं। आसियान का सदस्य नहीं है तो आपका आसियान में देखिए कौन कौन शामिल है। आसियान का जो है निर्माण 1967 में हुआ है और यह जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है और म्यांमार है। इसमें देखिए म्यांमार है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है और आपका इंडोनेशिया भी है, दक्षिण कोरिया नहीं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था तब हुई थी। 74 का ए हो जाएगा। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? WTO का पूर्ववर्ती नाम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम गैट है। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एंड टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड टैरिफ ट्रेड, TRADE ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी कि विश्व के जो सभी देशों के मध्य सीमा शुल्क है उसको समाप्त करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आपका यह IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय जो है आपका रोम में है। सॉरी दोस्तों, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अभी आपको बता दें WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र जो है भारत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है यह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। राज्यपाल का करता है। यह 153 155 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। और CAG का जो है 148 में प्रावधान किया गया आर्टिकल में, और इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा सभी की। नेक्स्ट है 80 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। 123 अध्यादेश आप याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 356 और 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, ये कभी अभी तक जो है भारत में लगा नहीं है। और आर्टिकल जो 200 है यह जो है राज्यपाल द्वारा जो है कि कोई जो है पत्र जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट 81 नंबर है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग और पद से हटाए जाने पर रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह देखिए 6 माह के अंदर आपको भर लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह पद से हटाया जाता है तो 6 माह के अंदर वो कार्य कर लिया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है, इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी की फंडामेंटल राइट के लिए जाया जा सकता है आपका। इसमें भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 40 के तहत की गई है। और आर्टिकल 40 जो है आपका DPSP में है। DPSP आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 84 नंबर, सभी व्यक्तिपूर्ण और समान रूप से मानव या सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक रूप से जाना जाता है। 84 का ये हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तो देखिए योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है आपका मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये सब थे, लेकिन P चिदम्बरम नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। P चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, जबकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के रूप में भी बने और इन्हें जो है भारत रत्न 2019 में दिया गया। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करने तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो देखिए आपातकाल जब लागू होता है तो उस 1 माह के अंदर जो है संसद में उसको स्वीकृति के लिए रखा जाता है। और एक बार जो है कि संसद से स्वीकृति मिल जाती है तो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं उसको। लेकिन अगर जो है कि नहीं वो करेंगे 6 माह बाद अगर फिर आपको लगाना है तो एक बार फिर जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 6 माह तक बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
88 नंबर, कौन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसे हटा सकता है। और एक पद और होता है जो महान्यायवादी होती है, वो भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति के, और प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो प्रधानमंत्री को तो हटा नहीं सकता जब तक बहुमत जो है नहीं हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो लेकिन इन सबको चाहे जब हटा सकता है। 89 है, अगर कोई धर्म विधेयक लोकसभा से स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शून्यकाल संसदीय देन किसकी है? तो शून्यकाल भारत की देन है, और यह भारत में जो है 12 से 1 बजे का टाइम जो है ये शून्यकाल का समय होता है। इसमें जो है प्रश्न किए जाते हैं, तो इसे शून्यकाल के समय सब जो प्रश्न होते हैं तो अविलंबनीय महत्व के उनको रखा जाता है। 91 है, किसी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी को माना जाता है। इसका प्रावधान 76 में किया गया। यह भारत सरकार का जो है वकील होता है, जो किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में भारत सरकार का पक्ष रखता है। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तो कृत्रिम पारितंत्र आपका खेत है, जबकि ये सब जो है प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से किसी एक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिक संतुलन देखिए सामाजिक वानिकी से तो नहीं बिगड़ता है, वनारोपण से नहीं बिगड़ता है, वन महोत्सव से नहीं बिगड़ता, लकड़ी काटने से बिगड़ता है। आपका 94 का ये हो जाएगा। 95 नंबर है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन निम्नलिखित कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो देखिए पारिस्थितिक असंतुलन किस कारण से बढ़ता है? मरुस्थलीकरण से, वर्षा के परिवर्तन, बाढ़ और अकाल से तो बढ़ता ही है, लेकिन वनोन्मूलन से भी सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, वन का उन्मूलन कर देते हैं। तो आपका 95 का ये हो जाएगा। इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रभावी यही वनोन्मूलन है। 96 नंबर देखेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा और जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है? तो यह क्या है? वन क्षमता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का क्रम क्या होता है? तो ये घास, टिड्डा, मेढक, सर्प जो होते हैं, इसमें आपको देखना तो घास कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को सर्प खाता है। तो आपका 97 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर, भारत निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? तो देखिए जीवी संगठक आपका वनस्पति, जानवर, जीवाणु है, लेकिन वायु नहीं है। 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर देखेंगे, कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डायटम जो होता है यह समुद्री मतलब कि समुद्री आहार श्रृंखला में आते हैं। डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, तो आपका डायटम पहले आएगा, या शाकाहारी, क्रस्टेशियाई, फिर इसको हेरिंग, तो आपका 99 का ये हो जाएगा। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो इनके बीच जो है बिचौलिया का कार्य उत्पादक करता है, क्योंकि उत्पादक जो है उत्पादन करता है और इसका जो है भक्षण किया जाता है। 101 नंबर में पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो देखिए हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक में आते हैं, जबकि ये सब गाय, बाघ और मोर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट 102 नंबर है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो मानव जो है आपका देखिए अगर द्वितीयक उपभोक्ता रहता केवल तो आप द्वितीयक उपभोक्ता लगाते हैं, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय दोनों है तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ मानव जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ जो है मांसाहारी होते हैं। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत जो है कि कौन आता है? तो आपका प्रथम पोषक स्तर में हरित पादप आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 104 में देखेंगे, यदि आप घड़ियाल को अपने प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो यह कहाँ पर आपको जाना चाहिए? तो यह चंबल नदी में देखने को मिलते हैं। चंबल नदी जो है महू से निकलती है, महू एमपी से निकलती है, और यह अवनालिका वर्धन के कारण प्रसिद्ध है। यह महाखंड का निर्माण करती है, जिस कारण से यहाँ पर जो है डाकुओं को छिपने का स्थान मिल जाता है। इसलिए सुने होंगे कि चंबल जो है चंबल के घाट के डाकू कहा जाता था और पहले के समय में। और चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। 105 नंबर है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी किस चीज़ की होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। 105 का सी नंबर आपका सही हो जाएगा। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनी विधायिका लाया? तो देखिए 1915, 1917, 1961 ये सब कोई एक्ट ही नहीं आया है, क्योंकि 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया था, और ये उसके बाद भी कोई एक्ट नहीं आया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 में द्विसदनी विधायिका की बात की गई थी। नेक्स्ट है 107 नंबर देखेंगे, 107 केंद्र और राज्यों के बीच कौन सी शक्तियों का विभाजन करता है, योजना बनाता है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करता है। 107 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जोड़ने में कौन एक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन किया जाता है? यह सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था? तो यह सम्मेलन आपका जो है यह 2003 से आरंभ हुआ था। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। तो गोरखाओं को जो ओबीसी का दर्जा, और गोरखा का संबंधित कहाँ से होते हैं? नेपाल से होते हैं, और यह उत्तराखंड में उनको दिया गया है ओबीसी का दर्जा। तो 109 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, ये मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करती है, और इसका मुख्यालय आपका लंदन में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति संवैधानिक प्राधिकारी कौन होता है? तो देखिए इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका 111 का हो जाएगा ए नंबर, और इनका जो है प्रावधान आर्टिकल 338 और 338 ए में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 112 नंबर, राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो 243 के आई में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो नहीं है आपका, देखिए 8वीं सूची में देखिए पहले 24 भाषाएँ थी जब 8वीं सूची हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें जोड़ करके 22 भाषाएँ हो गई। इसमें जो है आपका गुजराती, कश्मीरी, डोगरी तीनों है, राजस्थानी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार कब मिली थी? तो देखिए राजनीतिक दलों को पहली बार मान्यता राजीव गांधी के समय जब दल बदल कानून आया था 10वां संविधान संशोधन के तहत, उसमें जो है संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो आपका 114 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं या क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग जो है यह कहता है कि यदि पहले जो है कि इसकी कंडीशन यह है कि कोई दल जो है 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त कर लेता है लोकसभा या विधानसभा किसी तो जो है कि वो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। या तो फिर राज्यों में लोकसभा की 4 सीट प्राप्त करना जरूरी होता है। तो आपका यह जो है कि राज्यों में लोकसभा की 4 सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर ये नहीं करना चाहता है तो इसमें जो है कि दूसरा जो है कि कारण, यदि जो कोई दल होता है उसमें लोकसभा की 2% सीट प्राप्त करता है और उसके जो सदस्य होते हैं 3 अलग राज्यों से चुने जाते हैं, तब पर भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। और थोड़ा शोरगुल हो रहा है दोस्तों, इसको अवॉइड करिएगा। आपका तीसरा जो है कि कंडीशन क्या हो सकती है? यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन करता है? तो मुख्यमंत्री का दायित्व जो होता है वह राष्ट्रपति को जो है सूचनाएं प्रदान करना होता है। यह आर्टिकल 167 में है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में माल के भौगोलिक संकेत मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन 1999 में लागू किया गया। किससे संबंधित है? WTO से संबंधित होगा सॉरी दोस्तों है। तो आपका यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि व्यापार से संबंधित है। और पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और यह 10 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है 118 नंबर, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जो है रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की कौन सी संस्था प्रबद्ध संस्था विश्व के निर्धनता राष्ट्रों में गरीबी उन्मूलन की सहायता प्रदान करती है? तो यह सहायता प्रदान करने का काम जो है आपका कौन करता है? यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? एंट्री पोर्ट व्यापार जो है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है 121। इसमें स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बनाती है जहाँ पर क्या होता है? यह प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। स्वतंत्र व्यापार कहाँ पर होगा? जहाँ पर जो है कि जो व्यापार पर टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ जो होता है उसको नहीं लगेगा, तो स्वतंत्र व्यापार तभी तो होगा। और नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, तो पिछड़े क्षेत्रों में भी नहीं की गई, लघु उद्योगों में भी नहीं की गई है। और यह निर्यात उद्योगों के संवर्धन में जब स्वतंत्र व्यापार कैसे होगा? जो चीज़ आप निर्यात करेंगे तभी होगा। तो आपका 22 का सी हो जाएगा। 122 का 123 देखेंगे, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर क्या होता है? यह उद्योग उत्पादन शुल्क मुक्त होता है और वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई है कब? विशेष आर्थिक नीति घोषित कब की गई है? यह अप्रैल 2000 में घोषित की गई है। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है, तो साख पत्र आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। आपका 125 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत सरकार ने FERA मतलब फेरा की जगह कौन सा हो किया गया? तो फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया और यह जो है 1 जून 2000 को हुआ था। इसका उद्देश्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए किया। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम अंतिम रूप से लागू कब किया गया था? तो देखिए लागू तो आपका यह 2000 में ही हो गया था, लेकिन अंतिम रूप से इसको स्वीकृति 2002 में मिली थी। तो 127 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विश्व भर में वृक्ष मृत के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आपका उत्तराखंड में चला था, पेड़ बचाओ आंदोलन या वृक्ष आंदोलन। तो आपका ये सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, किस अवार्ड को ग्रीन अवार्ड कहा जाता है? तो यह व्हिटली अवार्ड को ग्रीन अवार्ड कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको जल पुरुष, भारत का जल पुरुष कौन थे? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। 131 सी हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन कब होगा? भूमध्य रेखा की तरफ आप अगर जाएंगे, जैसे यह 0 डिग्री रेखा जो होती है भूमध्य रेखा होती है, इससे ऊपर जाएंगे तो आपको जैव विविधता घटेगा, इधर भी जाएंगे तो जैव विविधता घटेगा, लेकिन यहाँ पर जो है यह जैव विविधता बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के कारण आपका यह चारों में से देखेंगे, आवासीय प्रदूषण से भी होता है, विदेशी प्रजातियों प्रवेश से, अत्यधिक दोहन से, लेकिन मुख्य कारण पूछा है तो मुख्य कारण आवासीय विनाश से होता है। क्योंकि आज मानव से लोभ और लिप्सा के कारण जो है पेड़ पौधों को काट रहा है, इससे जो है कि सबका जो है आवासीय विनाश हो रहा है। और पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का जो है बहुत कम मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाँव में पहले कबूतर देखने को मिल जाते थे, अब जो है कि वो सब कबूतर जो है अब नहीं मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता संकट जो होता है वैश्विक तापमान से, विदेशी जातियों के संक्रमण से, आवास का विखंडन से, तीनों से हो सकता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है सार्थक प्रयास जो करता है उसके लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, हरी खाद वाली फसलों को नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो यह आपका ढाई बोड़ा में होती है। आपका 137 का सी हो जाएगा। आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो यह जैवमंडल है, जिसमें आपके सभी मंडल आ जाते हैं। तो और पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की दी है? तो टांसलर ने दी है। और पारिस्थितिक शब्द का जो है किसने की संकल्पना दी है? तो अर्नेस्ट हेकल ने दी है। पारिस्थितिकी शब्द का अर्नेस्ट हेकल, पारिस्थितिकी तंत्र टांसलर ने की है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसमें जो है कि किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका जीव और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। 140 का ए हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में क्या होता है? तो बेंजीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 141 का। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान देखिए किससे नहीं होता है? मीथेन से होता है, ओजोन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक आपके सीवेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों को उनमें से प्रत्येक को 1 किलोग्राम के ज्वलन में ज्वलन द्वारा कारिक वायु प्रदूषण का ह्रासमान अनुक्रम व्यवस्थित है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि वायु प्रदूषण डीजल से होता है, फिर उसके बाद पेट्रोल से, फिर सीएनजी से होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में ई वेस्ट सर्वाधिक पंजीकृत पुनर्चक्रण और उद्वंसक है। तो यह सर्वाधिक जो है उद्वंसक आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा जल और समुद्र उन क्षेत्रों में जहाँ जो कीड़ानाशक और तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह उपचार करने की जो प्रक्रिया है आपका, यह जैविक उपचार कहलाती है। ऑप्शन डी सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कुछ प्रदूषक महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग से निकलते हैं? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चारों निकलता है। तो आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बीओडी की अधिकता का संकेत देता है। तो जल में जो है कि जो प्रदूषण होता है, सीवेज प्रदूषण, वही जो है कि ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन निम्नलिखित चरणों में से कौन सबसे विवादित है? तो देखिए सबसे विवादित जो होता है आपका प्रभावों का भविष्यवाणी जो होता है, यही सबसे विवादित है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो यह आपका जांच, प्रयोजन, बेसलाइट अध्ययन और प्रभावों का भविष्यवाणी आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा 150 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।